लास्ट क्लास में हमने क्या समझा था कि ईवेनजी को हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम अपने VMware के अंदर कैसे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अपने ईवेनजी को डाउनलोड कर लिया और VMware के अंदर इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ईवेनजी की फर्दर बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सारी की सारी सेटिंग वगैरह हम लोग अभी समझ लेते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो लास्ट टाइम में हमने उसको डाउनलोड कर लिया था और VMware वर्क स्टेशन के अंदर इंपोर्ट भी कर लिया था। ठीक है, तो इंपोर्ट करने का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है। ठीक, इंपोर्ट मतलब क्या कि इस VMware के अंदर लेना, और एक्सपोर्ट मतलब इस VMware से बाहर देना। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो डाउनलोड किया था बाय डिफॉल्ट उसमें रैम कितनी थी, 8 GB रैम। ठीक है, मतलब कि अगर उस वर्चुअल मशीन को अगर आप ऑन करोगे तो आपके सिस्टम से वो कितना रैम कंज्यूम करेगा, 8 GB रैम कंज्यूम करेगा। और हो सकता है आपका सिस्टम उतना कैपेबल ना हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जितना भी आपका सिस्टम कैपेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग इसी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क वगैरह उसी के अकॉर्डिंग आप दोगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने इसको कितना कर दिया था, 4 GB रैम कर दिया। ठीक है, प्रोसेसर मैंने एक कर दिया। ठीक है, एक प्रोसेसर एक थ्रेड कर दिया, और वर्चुअलाइजेशन VTX जो है इसको इनेबल कर दिया। ठीक है, देखो आप अगर आपके बायोस में ये VTX इनेबल होगा तो यहाँ पर आप इनेबल कर देना, अगर वहाँ पर डिसेबल होगा तो आप यहाँ पे अनटिक कर देना। ठीक है, हार्ड डिस्क बाय डिफॉल्ट कितना लेगा, 75 GB। तो 75 GB एक्चुअल में नहीं लेगा, ये एक सिमुलेशन है। ठीक है, मतलब कि वो लगभग कुछ समझ लो कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ उसमें इंस्टॉल नहीं करोगे तो 10-15 GB लेगा, और जैसे जैसे आप राउटर वगैरह स्विचेस वगैरह की इमेजेस के अंदर डालते रहोगे धीरे धीरे वो साइज बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, नेटवर्क अडेप्टर बाय डिफॉल्ट इसमें एक या दो जितने भी आ रहे हैं, आप इसको फर्दर भी बढ़ा सकते हो ऐड वगैरह करके। ठीक है, और डिस्प्ले में अगर आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो यहाँ पर टिक कर देना। ठीक, अगर नहीं है तो अनटिक कर देना। ठीक, ये मतलब इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी। ठीक, अब इस क्या करोगे, इस वर्चुअल मशीन को आप ऑन करोगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो। एक बार एक्चुअली 3D ग्राफिक्स बारे में बता दो। अच्छा, जो आपकी वर्चुअल मशीन होती है ना, ठीक है, इसमें अगर आप ये वाला ऑप्शन को इनेबल कर दोगे, प्रोसेसर के अंदर जाओगे, VTX वाले फीचर को इनेबल कर दोगे, तो वर्चुअलाइजेशन और ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब कि वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत बढ़िया से होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसको इनेबल नहीं करोगे तो ट्रू वर्चुअलाइजेशन आप नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात आपको, बहुत टू सारे मीन्स फीचर। ट्रू मीन्स की जैसे बहुत सारी आप फर्दर मतलब उसमें वो करोगे ना, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह करोगे तो जो जो मतलब कि अगर आप इनेबल नहीं करोगे तो वो नहीं कर पाओगे आप। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप हमेशा इस पर टिकी रखो। ओके। ठीक है, बायोस में चेंज करना पड़ेगा ना, क्या चीज़ बोल रहे हो। मतलब ये जो ऑप्शन आपने बताया था VTX वाला, अगर इसको हम बायोस में अगर पहले इनेबल करें तब और हाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, देखो यहाँ टिक मार दोगे ना तो वर्चुअल मशीन ऑन ही नहीं होगी। क्यों नहीं ऑन होगी, बायोस से बंद है वो, तो बायोस से जाकर उसको इनेबल करना पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात। ओके ओके। ठीक है, और ग्राफिक कार्ड भी आपको पता है कि लैपटॉप, कोई भी लैपटॉप होता है बिना ग्राफिक कार्ड के तो चल नहीं सकता। तो उसमें दो टाइप के ग्राफिक कार्ड होते हैं, एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड जैसे आपने सुना होगा, इंटेल HD फैमिली करके नहीं होता है ग्राफिक कार्ड। ठीक है, और एक आपने सुना होगा एनवीडिया ग्राफिक कार्ड। जो एनवीडिया वगैरह वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं उसको मतलब डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, बहुत ही पावरफुल होता है और थोड़ा अच्छी सिस्टम में वो लगता है। वो आपका थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, और जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है वो उतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन उसका बेनिफिट क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। तो आपने नॉर्मल देखा होगा जो गेमिंग लैपटॉप होता है उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है, एनवीडिया वाला ग्राफिक कार्ड होता है। और जो आप मतलब नॉर्मल ऑफिस ऑफिस के लिए लेते हैं उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। अगर आपको चेक करना कि मेरा ग्राफिक कार्ड कौन सा है या कितने GB का है, तो आप कमांड क्या रन कर सकते हो, DXDIAG। ये कमांड जब रन करोगे तो ये आपके ग्राफिक कार्ड की डिटेल बता देगा। सर क्या कमांड क्या था? DXDIAG। ठीक है, अगर ये कमांड रन कर दोगे उसके बाद आपको जाना होगा डिस्प्ले में। जब डिस्प्ले में जाओगे तो ये बता देगा कि आपके जो लैपटॉप है उसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड है, इंटीग्रेटेड है कि डेडिकेटेड है। ठीक है, मॉडल नंबर वगैरह सब चीज़ बता देगा। तो क्या बोल रहा है, आपका इंटेल का ग्राफिक कार्ड लगा है, और तो पता है इंटेल कोई मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड बनाती है। ठीक, और टोटल कितना है ये आपको बता देगा, MB में बता देगा। ठीक, तो आपको पता है कि लगभग अप्रॉक्सी 2 GB ग्राफिक कार्ड है मेरे लैपटॉप में। ठीक है,
तो मैं इस पर टिक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर इस पर टिक कर दूंगा तो मेरा ये क्या करेगा, ये रन नहीं होगा। मैं दिखा भी देता हूँ, इसमें मैंने टिक कर दिया। ठीक, और मैं इसको ऑन करूंगा तो एरर वगैरह देगा आपको। चलो अभी अभी एरर नहीं दिया, ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या देता है, एरर वगैरह कर देता है। ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको ऑफ ही कर रखो। और अगर इसको ऑन रखोगे तो अगर तुम्हारा सिस्टम भी थोड़ा सा ज़्यादा लैग करेगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ग्राफिक कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है ना, तो इसको ऑफ करो, ठीक, और इसको फिर ऑन कर दो। ठीक, और जो ईवेनजी है, मैंने बताया था ना, लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन है ना, मतलब ये उबंटू वाला लिनक्स है इसके अंदर। उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ में आ रही है ना बात आपको? लिनक्स इसमें कितने लोगों ने पढ़ा है? संजय, तुमने लिनक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी? हाँ सर, लिनक्स तो पढ़ा था, अब निकल गया दिमाग से। अच्छा, वही चलो वाला कोई नहीं। RHEL पढ़ाया था मैडम ने। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। हाँ मतलब एक बार देखूंगा तो याद आ जाएगा, रूट वगैरह डायरेक्टरी वगैरह सब। ठीक है, ठीक, तो ये आपका ऑन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, हमने लास्ट टाइम कौन सा किया था, ये मतलब ऑफिशियल वाला कर दिया था, मतलब क्रैक वर्जन नहीं किया था ना, बस मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर ऑफिशियल करोगे तो ईवेनजी करके लिख के आ जाएगा। तो कोई नहीं, इसी में दिखा देता हूँ एक बार। फर्स्ट टाइम में ये 5 से 10 मिनट ले सकता है टाइम में। पहले इसके जो वर्जन आया करते थे बहुत पुराने पुराने, वो 10 10 15 15 मिनट ले लेते थे। मतलब फर्स्ट टाइम जब आप उसको ऑन करोगे ना, 10 15 मिनट तो कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद कुछ लोडिंग वोडिंग होगा। तो रूट और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट इसका होता है ईव। पीनेट वगैरह इस्तेमाल करोगे तो ऊपर ही लिखा रहेगा। ये तो ये लॉगिन हो गया। जब आप इसको फर्स्ट टाइम लॉगिन कर दोगे तो ये बोलेगा जिस पासवर्ड से आप लॉगिन हुए उस पासवर्ड को आप चेंज कर दो। ठीक है, तो आप उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पासवर्ड ठीक लगता है। जैसे मैं रूट यूजर नेम और पासवर्ड भी क्या कर दूंगा, रूट। तो जब आप इसका पासवर्ड टाइप करोगे ना तो कुछ भी शो नहीं होगा, आप रूट और एंटर मार देना। ठीक, फिर रिपीट करने को बोलेगा तो फिर आप रूट और एंटर मार देना। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। वैसे भी हम इस पे काम नहीं करेंगे प्रो वर्जन पे, हम मॉडिफाइड प्रो वर्जन पे काम करेंगे। तो अभी इसको डिलीट कर दूंगा जल्दी में। ठीक है, इसीलिए थोड़ा ये ऐसा चीज़ें आ रही हैं। थोड़ा सा ये स्टेप हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई नहीं, इसको मैं शट डाउन करता हूँ। तो कुछ ज़्यादा तो इसको नहीं दे दिया कोई चीज़, कोई कन्फिग्रेशन। 4 GB, 1 GB, सब कुछ नॉर्मल दिया है, तो इसको चल जाना चाहिए। एक बार और ट्राई मार लेते हैं। पीनेट से जब करोगे ना, जो मॉडिफाइड ईवेनजी है, उसमें ये सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो लास्ट टाइम जब हमने ऑन किया था तो ये सब लाइनें नहीं लिखी थी ना इसने। इसका यूजर नेम रूट है, पासवर्ड ईव है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। डायरेक्ट लॉगिन करने के लिए बोल दे रहा था। लेकिन अब की बार ये बोल रहा है, मतलब कि अब की बार इसकी सर्विसेज वगैरह प्रॉपर चल रही होंगी।
ठीक है, मैं क्या कर दे रहा हूँ, रूट यूजर नेम है, एंटर कर दीजिए। पासवर्ड के लिए बोलेगा तो पासवर्ड बाय डिफॉल्ट क्या है, ईव, लेकिन जब हम पीनोट करेंगे तो इसका पासवर्ड क्या रहेगा, पीनेट रहेगा। मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया क्या लास्ट टाइम, फिर वही प्रॉब्लम आ गई। मैं काम करता है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और पीनेट पे पहले काम कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करोगे ना, इसके बाद भी रिमूव नहीं होगा, बस ये लिस्ट से हट गया, आपको मैनुअली जाके इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो आपका बाय डिफॉल्ट हो गया था वर्चुअल मशीन में, और इस नाम से बना था ना EVNG प्रो, इसको आप कर दो डिलीट। स्टार्टिंग में मतलब जब इसको सेटअप करोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, मतलब नॉर्मली इतना भी प्रॉब्लम नहीं आती। और हम देख लेते हैं हमारे पास मॉडिफाइड वाला है कि नहीं। EVNG फोल्डर में मैंने एक लिखा ना, EVNG प्रो मॉडिफाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, पीनेट। ठीक है, तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो और ओपन विथ VMware वर्कस्टेशन कर दो। ठीक, ये नाम बोलेगा तो मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ फैमिलियर सा, जिस ताकि मैं फ्यूचर में याद रख सकूँ ये कौन सी वर्चुअल मशीन है, EVNG प्रो, और मैं लिख देता हूँ मॉडिफाइड है ये। ठीक है, अब ये कहाँ पर होगा, सी ड्राइव में हो जाएगी। ये वर्चुअल मशीन इंपोर्ट कहाँ पे होगी, सी ड्राइव के अंदर। इंपोर्ट पे क्लिक कर दो। अब ये अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अगेन मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाए। वैसे ये फास्ट हो भी रहा है। सर पीनेट तो गूगल से डाउनलोड करना है ना? ठीक। मैं ये सारे सॉफ्टवेयर ने गूगल ड्राइव वगैरह पे रख के एक बार शेयर भी कर दूंगा उसकी लिंक। हाँ सर, आप ही शेयर कर देना ये। पॉज कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो रैम जो है ये आपकी 8 GB, इसको कितना कर दूंगा मैं, अगेन 4 GB। ठीक है, प्रोसेसर बोल रहा है 4, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, दो दो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका सिस्टम कैसा है, तो मेरा सिस्टम इतना कर सकता है, या अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं 1 1 कर दे रहा हूँ, बाद में इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, रैम को भी कभी भी आप घटा बढ़ा सकते हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, जो भी सेटिंग कर रहे हो ना, कभी भी फ्यूचर में तुम्हें लगता है कि ये सेटिंग, ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। दो दो नेटवर्क अडेप्टर लगे, एक नेट पे सेट है, एक ब्रिज पे सेट है, और यहाँ से अनटिक कर देना। ठीक, अब देखो इसको ऑन करूंगा तो ये एकदम बढ़िया से चलेगा, एज कम्पेयर टू जो हमने वो वाला एडिशन किया था EVNG प्रो, जो एक्चुअल में मतलब कि लीगल वाला एडिशन था। और इसका लोगो भी अलग आएगा, उसमें EVNG करके आ रहा था, इसमें पीनेट करके आएगा। देख रहे हो ना आप, लास्ट टाइम जो हमने जो वर्चुअल मशीन ऑन की थी उसमें EVNG करके आ रहा था। अच्छा, हम इसको लाइव बूट बना सकते हैं क्या? लाइव बूट क्यों बनाना है, यूएसबी में डाल के। ऐसे नहीं कर पाओगे, उसका एक तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है कि यूजर नेम पासवर्ड टाइप करो, तो उसने ऊपर लिख दिया रूट यूजर नेम है, पासवर्ड क्या है, पीनेट है। लास्ट टाइम जो हमने किया था उसका यूजर नेम क्या बता था, रूट यूजर नेम है, और पासवर्ड क्या बोलता था, बता रहा था ईव। ठीक है, और इसने देखो एक अलग से मैसेज दे दिया जो पिछली बार नहीं दिया था, योर सर्विस इज वर्किंग नॉर्मली। और ये जो नॉर्मली ये जो मैसेज आप पाते हो, ये प्रो वर्जन में ही पाते हो, कम्युनिटी वर्जन में नहीं पाते हो। ठीक, तो मैं यूजर नेम क्या टाइप कर दूंगा, रूट, और पासवर्ड क्या टाइप कर दूंगा, पीनेट, जो कि शो नहीं होगा।
आप टाइप करोगे शो नहीं होगा, आप एंटर मार दोगे, अगर वो सही टाइप की होगा तो ये खुल जाएगी मशीन। ठीक, उसने बता दिया कि इतने बजे ये मशीन खुल गई है। ये बोल रही है कि आप इसका पासवर्ड चेंज कर दो। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या है, पीनेट। तो अगर आपको लग रहा है कि पीनेट पासवर्ड नहीं होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कुछ और होना चाहिए, तो आप क्या कर दो, इसको चेंज कर दो। ठीक, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका पासवर्ड रूट कर दूंगा। ऐसा क्यों करूंगा, ताकि रूट यूजर नेम हो जाए और रूट पासवर्ड हो जाए, तो फ्यूचर में जल्दी से मैं लॉगिन कर सकता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको जो ठीक लगता है वो पासवर्ड कर देना आप। और अगेन ये पासवर्ड जो टाइप करोगे वो शो नहीं होगा, तो मैं टाइप कर रहा हूँ ROOT, जो कि शो नहीं हो रहा। एक बार ओके कर दीजिए, फिर ये बोलेगा रिपीट करो, फिर आप टाइप करोगे ROOT, फिर एंटर मारोगे, फिर नहीं शो होगा। ठीक है, ओके कर दो, इसने पासवर्ड ले लिया। पसंद आ रही है यहाँ तक आपको? ये बोला कि डीएनएस सर्वर की आईपी दे दीजिए। तो अगर आपके नेटवर्क में कोई डीएनएस सर्वर है और उसकी आईपी आप देना चाहते हो तो आप मैन्युअली दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी गूगल का दे रहा हूँ, www.google.com। ठीक है, ये प्रॉपर नाम भी दे सकते हो, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो 8.8.8.8। गूगल का डीएनएस की आईपी यही है, आपको मालूम होगा अगर नेटवर्किंग पड़ी है थोड़ा बहुत तो। ठीक है, या अगर आपको लगता है कोई और देना, जैसे आप और भी दे सकते हो, और भी बहुत सारे डीएनएस है, जैसे 1.1.1.1। समझ में आ रही बात आपको? ठीक, अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ, www.google.com कर दे रहा हूँ, और क्या कर दे रहा हूँ, इसको एंटर। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आप आईपी इस मशीन को देना चाहते हो, वो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू दिलवाना चाहते हो कि मैनुअली देना चाहते हो। ठीक है, तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्टैटिक, मतलब मैनुअली मैं ये आईपी चाहता हूँ। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन के बारे में फर्दर में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और इतना समझ लो, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको अगर मैनुअली आईपी देना है ना, वो नीचे आ जाते हैं ऐसे, आप एरो डाउन एरो से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, उसको एंटर मार देते हैं, लेकिन ऑप्शन अभी भी क्या सेट है, डीएचसीपी सेट है। क्योंकि स्टार देखो किस पे बना हुआ है, डीसीपी पे बना हुआ है ना। ठीक है, उस स्टार को नीचे लाना पड़ेगा। उस स्टार को नीचे लाने के लिए आपको कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे प्रेस करोगे स्टार नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी प्रॉपर कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड हो गया, स्टैटिक वाला। अगर अगेन अगर ऊपर ऊपर वाला ऑप्शन सेट करना है तो ऐसे मैं ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं अभी सेट नहीं है, आपको स्पेस बार दबाना पड़ेगा, ये ऑप्शन स्टार ऊपर आ जाएगा। अभी प्रॉपर डीएसपी वाला ऑप्शन सेट है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इसको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाए, ठीक है, और ऑटोमेटिक आईपी मिली देगा कौन इसको, ये VMware देगा आपको ऑटोमेटिक आईपी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक ना? एक बार क्या कर दो, आप इसको एंटर कर दो, तो इसको एक ऑटोमेटिक आईपी मिल गई होगी। अब ये बोल रहा है कि आपके नेटवर्क में कोई एनटीपी सर्वर है क्या। अब ये एनटीपी सर्वर क्या करता है, नॉर्मली आपके लैन के अंदर एनटीपी सर्वर क्या करता है, जितनी भी मशीन है, कंप्यूटर है, राउटर है, स्विचेस है, जो भी कुछ है, अगर उस मशीन को अगर टाइम की जरूरत है तो वो क्या कर देगा, टाइम सिंक्रोनाइज करके सबको दे देगा, ताकि पूरे पूरे लैन के अंदर जितनी भी मशीन है सबका टाइम एक जैसा रहे, सबका टाइम अलग अलग ना हो। नॉर्मली आपने कई बार देखा होगा ना कि अगर आप क्या करो, विंडो को अपडेट करते हो, अगर आपका टाइम सही नहीं है तो विंडो अपडेट नहीं होता ना नॉर्मली। जैसे ये टाइम है मान लो, ठीक, अभी प्रॉपर तो यही टाइम है, लेकिन मान लो टाइम गलत है, डेट गलत है, ईयर गलत है, तो विंडो कई बार अपडेट नहीं होता। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है, कोई कोई वेबसाइट ही नहीं खुलती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस किया होगा आपने, अगर टाइम आपका सिस्टम का सही नहीं है। तो अगर आपके एक लैन के अंदर, कंपनी के अंदर 100 कंप्यूटर है, ठीक है, तो भाई 100 कंप्यूटर को कौन जाएगा टाइम सही करने। जैसे डीएसपी सर्वर क्या करता है, ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड कर देता है, वैसे एनटीपी सर्वर क्या करता है, ऑटोमेटिक टाइम प्रोवाइड कर देता है। बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है यहाँ पर? नो। नहीं सर। ओके, तो एनटीपी सर्वर की अगर आप आईपी जानते हो और आपके नेटवर्क में कोई है एनटीपी सर्वर, उसकी आईपी टाइप कर दो। अभी तो हमने कोई एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो आप क्या कर दो, नॉर्मली इसको एक बार एंटर कर दो, ओके, कि कोई एनटीपी सर्वर नहीं है। बाद में आप चाहो तो दे भी सकते हो। ठीक, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट कनेक्शन करना है। अगर आप प्रॉक्सी वगैरह को इस्तेमाल करना चाहते हो तो प्रॉक्सी वगैरह पढ़ाऊंगा आगे चल के आपको। अगर थोड़ा बहुत आप जानते हो तो आप प्रॉक्सी भी यहाँ पे मतलब सेट कर सकते हो। प्रॉक्सी तुम्हें पता है, प्रॉक्सी कुछ नहीं होता, किसी और सिस्टम की आईपी होती है। ठीक है, नॉर्मली नहीं होता, एग्जाम में हम लोग क्या बोलते हैं, यार उसने एग्जाम दिया नहीं, उसने किसी प्रॉक्सी लगा ली, कोई और बैठ के पेपर दे दिया और पास वो हो गया। ठीक है, तो अगर आप मतलब हैकिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्रॉक्सी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर प्रॉक्सी वगैरह कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, आप ऊपर नीचे आओगे, अप एरो डाउन एरो, और यहाँ पे क्या कर दोगे, स्पेस बार को प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन सिलेक्टेड हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको ना? अभी आप क्या कर दो, डायरेक्ट कनेक्शन में जाओ और एक बार क्या कर दो, स्पेस बार प्रेस कर दो, तो ये ऑप्शन सिलेक्टेड हो जाएगा, प्रॉपर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। अब अपने कीबोर्ड से क्या कर देना, एंटर को प्रेस कर देना। ठीक, तो ये मशीन फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड हो गई। ठीक, अब इसको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, एक बार ये रीस्टार्ट होगी
और ये इसको एक आईपी मिल जाएगी, वही आईपी आप क्या कर दोगे, वेब ब्राउजर में पेस्ट कर दोगे या टाइप कर दोगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ पर? और ये पीनट ने मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, जो इवन जी प्रो उससे भी फास्ट चलता है ये। अब ये बोला कि यूजर नेम पासवर्ड टाइप करो, तो इसने ऊपर क्या लिखा है, यूजर नेम है रूट और पासवर्ड क्या है पीनट। लेकिन आपको पता है पासवर्ड अब पीनट नहीं रहा, पासवर्ड क्या हो गया, रूट ही हो गया। मतलब यूजर नेम भी रूट हो गया और पासवर्ड भी क्या हो गया, रूट हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो, एक बार एंटर प्रेस करो। ये बोला लॉग इन यूजर नेम बताइए, तो यूजर नेम क्या आपका रूट और पासवर्ड भी क्या है रूट। आपकी बार जो यूजर पासवर्ड टाइप करोगे वो क्या होगा, शो नहीं होगा आपको, ROOT शो नहीं हो रहा, एंटर मारोगे तो लॉग इन हो जाएगी मशीन, क्योंकि मशीन लॉग इन हो गई। समझ में आ रहा है? ये पूरी लिनक्स बेस्ड मशीन है। आपको पता है अगर लिनक्स की कमांडें अगर आप जानते हो तो आप काम कर सकते हो। अगर आपको लिनक्स की कोई भी कमांड नहीं मालूम तभी भी कोई टेंशन की बात है ही नहीं, कि हम लोग क्या करेंगे, इस मशीन के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक, इस मशीन का हम लोग क्या कर लेंगे, वेब एक्सेस ले लेंगे। और आपको पता है वेब एक्सेस कैसे लोगे, किसी भी मशीन का वेब एक्सेस कैसे लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ADSL राउटर है, ADSL राउटर का वेब एक्सेस लोगे कैसे, उस ADSL राउटर की आईपी क्या करोगे, वेब ब्राउजर में जाके टाइप कर दोगे, तो वो राउटर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर क्या कर सकते हो, जो भी सेटिंग वगैरह करनी है आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, और इसी से एक चीज और समझ में आती है। ठीक है, जैसे आप लोग अब तक करते क्या आ रहे होगे कि जो सिस्को का राउटर होता है, तो आपको लगता है कि सिस्को का राउटर कमांड से चलता है ना। ठीक है, नॉर्मली आप कमांड से ही उसको कंसोल लेते हो उसका, और सारी कमांडें वगैरह टाइप करते हो, राउटर को कॉन्फ़िगर करते हो, और स्विच के साथ भी आप ऐसे ही करते हो। लेकिन आपको बता देता हूँ कि सिस्को का राउटर या स्विच जो भी है, इसको आप ग्राफिकली भी चला सकते हो, जैसे ADSL राउटर को चलाते हो। ठीक है, कैसे चलाओगे, उसमें HTTP की सर्विस को आपको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, एक दो कमांड टाइप करोगे HTTP की सर्विस इनेबल हो जाएगी। फिर जैसे आप ADSL राउटर नहीं होता वेब, उसकी आईपी से वो खुल जाता है ब्राउजर के अंदर, वैसे सिस्को का भी राउटर वेब ब्राउजर में जाओगे गूगल क्रोम वगैरह में, उस अपने सिस्को के राउटर की आईपी टाइप करोगे, एंटर मारोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका राउटर भी ग्राफिकली खुल जाएगा, और आपको कमांड से कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, माउस से क्लिक क्लिक करके भी काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इतना समझ लो कि ग्राफिक्स में हमेशा ऑप्शन होते हैं कम और कमांड में हमेशा ऑप्शन होते हैं ज्यादा। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, सर कमांड सर कमांड से कैसे लॉगिन करेंगे? अरे कमांड से कहाँ लॉगिन कर रहे हो, कमांड से तो बाय डिफॉल्ट राउटर को एक्सेस करते ही हो आप, कंसोल कंसोल केबल के थ्रू। ठीक है, और हमेशा जैसे आप उसी से फिजिकल में, किसी भी फिजिकली राउटर, कैसे करेंगे? सुनो तो मेरी बात, फिजिकली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका राउटर उसको स्विच से जोड़ना पड़ेगा, और उसी स्विच से कंप्यूटर को जोड़ना पड़ेगा। उस कंप्यूटर को उस राउटर को एक नेटवर्क में लाना पड़ेगा, जो कि आप जानते हो कैसे होता है। उसके बाद क्या कर दोगे, उस कंप्यूटर में वेब ब्राउजर कोई ना कोई तो होगा ही। ठीक, उस वेब ब्राउजर में जाके बस राउटर की आईपी टाइप कर देना है और एंटर मार देना है। बात समझ में आ गई अब? ओके। आप बोलोगे स्विच को कैसे खोलूंगा, स्विच को तो आईपी नहीं देता। ठीक है, आप बोलोगे ना स्विच को आईपी नहीं देते तो स्विच को कैसे खोलेंगे, तो भाई देखो स्विच को भी बहुत जी। तरीकों से आईपी दे सकते हो आप। एक तरीका नहीं, बहुत से तरीके जिससे स्विच को आईपी दी जा सकती है। सर एक तो VLAN इंटरफेस पे दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी दे सकते हो। ओके, तो हमने क्या कर दिया, अब तक वर्चुअल मशीन को लॉगिन कर लिया। ठीक, अब इसकी देखो आईपी बता रहा होगा, इसकी आईपी क्या है, इसकी आईपी बाय डिफॉल्ट देखो ऊपर ही बता दे रहा है 192.168.42.134, ये इसकी आईपी है। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है ना कि ये जो आईपी है ना, ये थोड़ा वो हो जाता है, जैसे स्क्रीन थोड़ा ऊपर हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। कई बार मैंने एंटर दबा दिया, ऐसा कुछ हो गया। अब मेरे को आईपी देखनी है इसकी, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, नए बंदे क्या करते हैं, इस मशीन को रीस्टार्ट कर देते हैं। जब मशीन को रीस्टार्ट करते हैं तो आईपी अगेन ऊपर शो हो जाती है। लेकिन ये कोई प्रॉपर तरीका थोड़ी ना है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर लिनक्स आता है तो आपको पता है कि आईपी कैसे चेक करते हो, IF कॉन्फिग कमांड से। ठीक है, तो अगर IF कॉन्फिग कमांड टाइप कर दूंगा तो आईपी शो हो जाएगी ना।
सही है ना? जी सर। ठीक है, तो देखो IF कॉन्फ़िग कमांड एंटर मारा, ठीक। अब बताओ आईपी कहाँ शो हो रही है? कहीं आईपी देख रहे हो आप? एक तो आईपी ये बता रहा है 10 नहीं सर। वाली, ठीक है, एक IPv6 बता रहा है, एक IPv6 बता रहा है, एक IPv6 बता रहा है, ठीक है, लेकिन जो IPv4 हमको चाहिए थी, उस माइक को ऑफ कर दो ना संजू। हाँ, ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि आपने IF कॉन्फ़िग टाइप किया लेकिन आईपी शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो हो रही? एक्चुअल में आईपी शो हो रही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग अडेप्टर की आईपी शो हो रही है, जैसे पीनेट नेट, पीनेट 9, पीनेट 8, पीनेट 7। ये क्या आपके अडेप्टर्स हैं, एनआईसी कार्ड है, ठीक। तो नॉर्मली लिनक्स में जो एनआईसी कार्ड होते हैं उसको बोलते हैं ETH0, ETH2, ETH3। जैसे आपके विंडोज के अंदर जो अडेप्टर है, अगर आप टाइप करोगे यहाँ पर ncpa.cpl, ठीक है, जब आप एंटर करते हो तो ये आपके अडेप्टर आ जाते हैं। अडेप्टर क्या होता है? एनआईसी कार्ड जिसपे डेटा आता और जाता है, ठीक है। तो वाईफाई का अडेप्टर आ रहा है, ब्लूटूथ का अडेप्टर आ रहा है, ईथरनेट का अडेप्टर आ रहा है, वो कुछ वर्चुअल अडेप्टर वगैरह भी आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपका जो अडेप्टर होता है, इसका नाम कैसे होता है? अगर दो दो एनआईसी कार्ड है आपके, RJ45 तो आएगा ETH0, ETH1, ठीक है। तो ईथरनेट 1, ईथरनेट 0 ऐसे करके नाम होता है, ठीक है। लेकिन लिनक्स में क्या होता है? ETH0, ETH1, ETH2 ऐसे करके नाम होते हैं सारे अडेप्टर के। लेकिन आपको पता है ना, अगर आपने सिर्फ एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, इसका ये मतलब नहीं आपने लिनक्स सीख लिया। आपको कम से कम 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन चलाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें आपको स्पेसिफिक किसी पोर्ट को देखना है, तो इसके लिए कमांड क्या है? IF, थोड़ा सा एंटर मार के इसको वो कर देता हूँ, IF config। इस वाले अडेप्टर को देखना ETH0, तो ETH0 इसमें है ही नहीं। इसमें जो अडेप्टर है उसका नाम है pnet0। कमांड यह जो हो जाएगी ना आपको, IF config pnet0। जैसे एंटर करोगे ना, वैसे ही आपको आईपी बता देगा आपके फर्स्ट वाले अडेप्टर पे। किस पे? आपके जो फर्स्ट अडेप्टर क्या है? ये वाला फर्स्ट अडेप्टर है ना, ये वाला सेकंड अडेप्टर है। तो जो फर्स्ट वाला अडेप्टर है जिसपे नेट सेट है, उस पे आईपी क्या मिल गई? नेट के थ्रू क्या मिल गई आईपी आपको? 192.168.42.133, 134। आप समझ में आ गया होगा आपको। आप क्या करो, अपने वेब ब्राउजर खोलो, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या क्या टाइप करना पड़ेगा? उसकी आईपी एड्रेस। तो उसकी आईपी एड्रेस क्या है वर्चुअल मशीन की? 192.168.42.134, ठीक है। एक बार एंटर कर दोगे तो ये आपका खुल जाएगा पीनेट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ पर? नो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो मोड आए हैं, एक ऑनलाइन मोड आया, एक ऑफलाइन मोड होता है। कई बार ये आता नहीं, तो कोई आपको मैक्सिमम कई बार ना ऑनलाइन मोड शो नहीं होता है। कोई बात नहीं, आप 2-4 बार मशीन को रिस्टार्ट करोगे ये शो हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये ऑनलाइन मोड शो नहीं कर रहा तो ऑफलाइन मोड पक्का शो कर रहा होगा, ठीक है। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि यार इसमें कुछ चीज़ें ऑनलाइन होगी, इसमें कुछ चीज़ें ऑफलाइन होगी, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन काम करना है कि आप कोई लैब बना रहे हो, ठीक है, और लैब मतलब दुनिया में कोई भी इसको एक्सेस कर सके और आप भी इसको एक्सेस कर सको कहीं से भी, ठीक, तो आप ऑनलाइन मोड में काम करो। आप चाहते हो कि लोकली इसी कंप्यूटर में काम करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन मोड में चले जाओ, ठीक है। और ऑनलाइन मोड में एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या करता है? आप इसमें ना बहुत सारी शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, अलग अलग ना। आप इसमें जाके लैबे वगैरह परचेज कर सकते हो, ठीक है। कुछ लैबे आपकी फ्री होंगी, कुछ लैबे आपकी पेड होंगी, ठीक है। अभी फर्स्ट डे है तो मैं आपको ऑफलाइन मोड के बारे में बताता हूँ। ऑफलाइन मोड पे क्लिक कर लो आप, ठीक है। अब ये आपसे अगेन यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक तो इस वर्चुअल मशीन का यूजर नेम पासवर्ड है, और एक क्या, जब वेब एक्सेस करोगे तो इसका एक यूजर नेम पासवर्ड है। और यहाँ पर भी इसने यूजर नेम पासवर्ड आपको पहले ही बता दिया है। आपको यही यूजर नेम पासवर्ड टाइप करोगे, ठीक, तो वेब एक्सेस कर लोगे, आप इस मशीन का वेब एक्सेस कर लोगे, ठीक है। तो यूजर नेम क्या लिखा है इसने? एडमिन, ADMIN। और पासवर्ड इसने क्या लिखा है, ठीक, कि पासवर्ड क्या है? देखो क्या बोल रहा है, पीनेट।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीनट टाइप करना पड़ेगा। और जो इवन जी था हमारा, एक्चुअल में इवन जी था, उसका पासवर्ड क्या था, ईव था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना आपको। बाद में इसको चेंज कर देंगे, इसका भी यूजर नेम एडमिन कर देंगे और पासवर्ड भी इसका सॉरी इसका भी यूजर नेम रूट कर देंगे और पासवर्ड क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बता रहा है कि आप जो भी राउटर वगैरह जो भी इसके अंदर डालोगे उसको आप कॉन्फ़िगर करने जाओगे कमांड से। ठीक है, तो आप डिफॉल्ट कंसोल से कॉन्फ़िगर करोगे कि एचटीएमएल कंसोल से कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक, डिफॉल्ट कंसोल का मतलब क्या है। ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर में राउटर वगैरह को एक्सेस कैसे करते हो, रियलिटी में पुटी वगैरह सॉफ्टवेयर से करते हो ना एक्सेस। भाई राउटर है आपका, उसको कंसोल हाँ के वजह सर। से कनेक्ट हो जाओगे, फिर पुटी से क्या करोगे, उसको एक्सेस करोगे। ठीक है, तो अगर आपका सिस्टम में पुटी जैसे सॉफ्टवेयर है तो आप क्या कर दो, डिफॉल्ट कंसोल ले लो। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट कंसोल में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, अगर 20 राउटर खोलोगे तो 20 विंडो खुल जाएंगे, तो कई बार काम करने में कंफ्यूजन होती है मैं किस राउटर में काम कर रहा हूँ। उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, होस्ट नेम देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो ही जाती है मतलब सारे के सारे राउटर एक विंडो में नहीं खुल रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि सारे के सारे राउटर एक विंडो में खुल जाए तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ऑप्शन एचटीएमएल कंसोल कर दोगे। तो अगर आपने टोपोलॉजी में 10 राउटर बना रखे, 50 राउटर बना रखे, 50 के 50 राउटर किस में खुल जाएंगे, एक ही विंडो में खुल जाएंगे, काम करने में आसानी हो जाएगी। और ये जो एचटीएमएल कंसोल है ये पीनेट वालों ने खुद बना रखा है, इसी के अंदर डाल रखा है। आप शायद समझ में आ गई होगी बात आपको। आ गया समझ में। एक बार सर दोनों आप करोगे ना तभी समझ हाँ में आता बिल्कुल है। बिल्कुल, ठीक, एक बार करोगे तो और समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकली जो मैंने बताया तो समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि जो आप अगर कभी भी आपने फॉर एग्जांपल जैसे आपके पूटी सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी डिवाइस को एक्सेस करते हो, जितने भी डिवाइस फॉर एग्जांपल 20 डिवाइस को एक्सेस करो तो 20 विंडो खुल जाते हैं, जिससे काम करने में इंजीनियर को प्रॉब्लम होती है, उसको समझने में प्रॉब्लम होती है मैं किस वाली मशीन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, भाई 10 राउटर खोलोगे 10 विंडो खुल जाएंगे। हो सकता है जो कमांड पहले राउटर में डालनी थी वो दूसरे राउटर में डाल दे रहे हो, और जो दूसरे राउटर में डालनी थी वो पहले राउटर में डाल दे रहे हो। इससे बचने के लिए लोग एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सिक्योर सीआरटी। ठीक है, तो सिक्योर सीआरटी क्या है, कैसे इंटीग्रेट होता है, ये भी मैं वीडियो बहुत जल्दी यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, सो क्रैक वरैक करना सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, तो अगर आपके पास सिक्योर सीआरटी है क्या, पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास सिक्योर सीआरटी सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको परचेस नहीं कर पा रहे हो, तो अगर ईवेनजी चला रहे हो उसके केस में ना आपको ये एचटीएमएल कंसोल बड़ा काम का मतलब साबित होगा आपको। ठीक है, कैप्चा के लिए बोल रहा तो 01 कैप्चा, हर बार कैप्चा अलग अलग आएगा, वो टाइप कर दो और लॉगिन कर लो। ठीक, जैसे लॉगिन करोगे तो ये खुल जाएगा, वेब एक्सेस मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ये आपकी लैब खुल गई। ठीक, अब ये बोल रहा है कि लैब आप बनाना चाहते हो तो पहले आप बना सकते हो। ठीक, कि देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप फोल्डर बनाना चाहते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप फाइल बनाना चाहते हो। और नॉर्मली लोग फोल्डर क्यों बनाते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर कई सारी फाइलें बना सकते हो, तो डायरेक्ट आप फाइल ही बना दो। ठीक, यूँ समझ लो ये क्या है, ये एक ड्राइव है, जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव होती है, उस ड्राइव में कुछ चाहो तो कोई फोल्डर बना दो, चाहे तो कोई फाइल बना दो। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बना दे रहा हूँ। ठीक है, और उसका नाम क्या देना चाहते हो, जैसे मैं दे दे रहा हूँ उसमें कि माई फर्स्ट लैब। ठीक है ना, माई फर्स्ट लैब। ओके, ऑथर वगैरह जो भी है कितने लोग हैं, मतलब ये सब सेटिंग और बताऊंगा मैं आपको। ठीक, यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये बोल रहा है स्क्रिप्ट टाइम आउट, मतलब अगर आप 300 सेकंड तक कुछ भी टाइप नहीं करोगे किसी भी मशीन में तो अपने आप क्या हो जाएगा, लैब लॉग आउट हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी तो 60 मिनट में लॉग आउट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि जानबूझ के जैसे थोड़ा लोग प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को टाइम देते हैं कि मैं 1 घंटे में कॉन्फ़िगर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर जैसे नहीं होता एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, और वो बोलता है सर 5 मिनट और 5 मिनट और दे दो मैं थोड़ा और लिख लूँ। ठीक है, तो टीचर कई बार भाई खड़ा हो जाता है, कहता है चल कोई नहीं कर ले तू अपना। ठीक है, लेकिन 5 मिनट करते करते हो सकता है वो 10 मिनट लिख ले, तो ये कोई ठीक चीज़ नहीं है ना। इसलिए टाइमर होना चाहिए कि जैसे 60 मिनट हो तो अपने आप लॉग आउट हो जाएगी लैब। ठीक है, यानी तुम कर रहे हो कोई काम या नहीं कर रहे हो अपने आप 60 मिनट में लॉग आउट हो जाएगी। और अगर तुम इनएक्टिव हो कुछ टाइप नहीं करो तो 300 सेकंड में लॉग आउट हो जाएगी। समझ में आ गया होगा बात अब आपको। आया कि नहीं आया। जी सर आ गई। ठीक है, ये कह रहा हु कैन ओपन दिस लैब। ठीक है, इस लैब को कौन कौन खोल सकता है, तो मैंने बताया था ना कि इस पीनट को कई सारे लोग मिल के काम कर सकते हैं ना, तो
उस केस में मैं क्या करूँगा, एवरीवन, कोई भी इस लैब को ओपन कर सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कौन इस लैब के साथ ज्वाइन हो सकता है, तो मैं बोला हर कोई ज्वाइन हो सकता है। ये कह रहा है कौन इस लैब को एडिट कर सकता है, मैं बोला हर कोई एडिट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे भी आपको सेटिंग करनी हो आप कर सकते हो, और लास्ट में क्या कर दो, ऐड। डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि लैब में क्यों बना होता, कि फ्यूचर में कोई याद रहे, अच्छा इस काम के लिए बनाई थी मैंने। ठीक है, तो अभी तो मैं कुछ देना नहीं चाहता, तो मैं नॉर्मली क्या कर दे रहा हूँ, ऐड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये आपकी लैब बन गई। ठीक है, और ये लोगो आया था, इसको आप डिलीट कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूरा आ गया सारी चीजें। ठीक है, और एक प्रो वर्जन में जितने फीचर आते हैं सब फीचर आ रहे हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम सारे फीचर के बारे में। ठीक है, जो आपका फ्री वर्जन होता है उसमें थोड़े थोड़े फीचर कम होते हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल सारे करा देगा वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिस्टम स्टेटस में जाऊंगा तो मेरे को बता देगा कि इस हमारी मेरा सीपीयू कितना इस्तेमाल हो रहा है, रैम कितनी इस्तेमाल हो रही है, डिस्क कितनी इस्तेमाल हो रही है, कितने राउटर चल रहे हैं, कितने स्विच चल रहे हैं, कितने फायरवॉल चल रहे हैं, डॉकर कितने चल रहे हैं, सब डिटेल आ जाएगी बहुत डेप्थ में। ये सारे आपके प्रो वर्जन के ही फीचर है, ठीक, जो आपको फ्री में मिल जाएगा क्योंकि आपने क्रैक कर रखा है ये सब। ठीक है ना। ओके, तो देखो अब ये आपकी लैब खुल गई, आप इस पर राइट क्लिक करोगे, ठीक, और नोड पे जाओगे। नोड मतलब तुम्हें पता है नोड क्या होता है, डिवाइसेस को बोलते हैं। ठीक है, ये सारे भी ऑप्शन के डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, नोड का मतलब क्या है। नोड पे क्लिक करोगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिर्फ दो चीजें आएगी, एक डॉकर एक वर्चुअल पीसी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ भी इमेज डाली नहीं है हमने। ठीक है, जैसे जैसे आप इमेज डालना शुरू कर दोगे, राउटर की इमेज, स्विच की इमेज, तो ये लिस्ट लंबी होना शुरू हो जाएगी। ठीक, अभी तो कुछ डाला ही नहीं, इसलिए बाय डिफॉल्ट दो चीजें वर्चुअल मशीन के अंदर आपको मिलती है, एक वर्चुअल पीसी एक डॉकर। ठीक है, डॉकर के बारे में डिस्कस करूंगा अगर क्या क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो कि ये वर्चुअल मशीन कौन कौन सी कंपनी की डिवाइसेस सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, शो ऑल, मतलब कौन कौन सी डिवाइसेस सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये अनसपोर्टेड क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ना आपने इसकी इमेज नहीं दे रखी। जैसे फॉर एग्जांपल ये चेक पॉइंट है, फायरवॉल वगैरह जो भी है, ठीक है, इसकी आपने क्या कर दी, इमेज नहीं दी है, इसीलिए देखो ये रेड रेड आ रहा है, ये ग्रेड आउट है। ठीक है, ये बोला है कि भाई ये आपने दे नहीं रखा है, लेकिन हम ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सिस्को के अलग अलग डिवाइसेस आ रहे हैं, सिस्को के सीएसआर राउटर वगैरह सब कुछ जो है। ठीक, फायर पावर स्विच के, सिस्को के स्विच, ये बहुत ही ज़्यादा कंपनी की डिवाइस सपोर्ट करता है, डेल की, हुआवे की डिवाइस, जूनिपर की डिवाइस, माइक्रोटेक की डिवाइस, नोकिया की डिवाइस। नोकिया की बहुत सारी, तुम्हें पता है नोकिया भी राउटर बनाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एडिशनल राउटर बनाता है, वो भी रियल राउटर बनाता है। ठीक है, नोकिया के राउटर सपोर्ट कर रहा है, पालो अल्टो फायरवॉल, ठीक, फोर्टीनेट फायरवॉल। ठीक, ऐसे बहुत विंडोज। अब आप कहोगे ना विंडोज यार, ये विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करा कि सर्वर की बात करा, तो दोनों ही करता है ये। ठीक है, और आपको बताऊंगा ये सारे ऑप्शन के बारे में धीरे धीरे। ठीक है, अभी फिलहाल क्या ये सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। देखो मैं क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भाई वो इमेज ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं इमेज दे दूंगा ना तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी अभी एक दो इमेज डाल के दिखाऊंगा, तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल राउटर की इमेजेस डाल दूंगा ना, ये सब इमेजेस वगैरह, ठीक है, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है तो पूछो आप। नहीं सर, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसके अंदर इमेज डालनी है। ठीक है, तो अब इमेज इसके अंदर डालो कैसे, इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, उसका नाम क्या है। ठीक है, और इस फोल्डर में मैंने सब कुछ रख रखा है यहाँ पर। नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर में मैं जाऊंगा, तो दो सॉफ्टवेयर में दो फोल्डर है, एक तो एमुलेटर वाला सॉफ्टवेयर, इसमें क्या आपका VMware वगैरह GNS3 ये सब है, सेटअप फाइल वगैरह है। और यहाँ पे कुछ नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर जो आपके बड़े यूज आते हैं, तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है WinSCP। ठीक है, WinSCP सॉफ्टवेयर क्या करता है, ठीक है, आपने कभी वो किया है लिनक्स से कभी विंडोज के अंदर फाइलें वगैरह ट्रांसफर की है, कि लिनक्स पढ़ा है तो संजो किए हो? नहीं सर, ये वाला प्रैक्टिकल तो नहीं किया अभी। नहीं किया ना, वैसे करना चाहिए था। ठीक है, देखो अगर आपको विंडोज से लिनक्स के बीच में फाइलें ट्रांसफर करनी है, तो कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं। एक सॉफ्टवेयर है WinSCP नाम का सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसके दो वर्जन मैंने रख रखे हैं, थोड़ा पुराना वर्जन भी नया वर्जन भी। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के जरिए मैं विंडोज, जो कि मेरा ये विंडोज है ये, ठीक है, और तुम्हें पता है लिनक्स कौन है,
ये जो वर्चुअल मशीन है लिनक्स है, इनके बीच में फाइलें ट्रांसफर कर सकता हूँ। यानी यहाँ से फाइल विंडोज में भेज सकता हूँ, विंडोज से फाइल इसके अंदर डाल सकता हूँ। और एक्चुअली मेरे को करना क्या है, विंडोज से फाइल इसके अंदर डालना है ना। मेरे पास राउटर की इमेज तो विंडो में पड़ी है, ठीक है, विंडो 10 के अंदर। विंडो 10 से मैं इमेज किस में डाल दूंगा, इस वर्चुअल मशीन में, ठीक है। उसके लिए सॉफ्टवेयर क्या इस्तेमाल करूंगा, WinSCP। तो इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक। नेट पे जाओगे तो आराम से ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखोगे डाउनलोड WinSCP, ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जाओगे, WinSCP का 6.1 वर्जन है, ठीक, 11 MB का है, क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कर रखा है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। देख लेता हूँ कहीं मेरे में इंस्टॉल पहले से तो नहीं है, मैंने पहले भी तो सब चीज़ें की होंगी सेटअप इसमें लैपटॉप में। है सर डेस्कटॉप पे। हाँ, तो WinSCP मेरे में पहले से। नॉर्मली क्या होता है यार, तुम इस पर राइट क्लिक करोगे, नेक्स्ट 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 करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये इंस्टॉल हो गया सपोज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे आइकन भी बना है कि पहले से इंस्टॉल है, इसीलिए तो आ रहा है, ठीक। आप इसको क्या करो, डबल क्लिक करो, ठीक है। अब देखो दो विंडो आ रहे हैं, ध्यान से अगर देखोगे, ठीक है। पहली बात ये बोल रहा है कि जिस वर्चुअल मशीन, मतलब जिसमें आपको फाइल ट्रांसफर करनी है उसकी आईपी बता दो, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको लिनक्स वाली मशीन के अंदर फाइल ट्रांसफर करनी है, तो लिनक्स की आईपी मालूम होना चाहिए। और लिनक्स की आईपी क्या है, 192.168.40.134। ये जो आपकी वर्चुअल मशीन है, लिनक्स बेस्ड मशीन ही है ना, ठीक है। उसकी आईपी क्या, ये आईपी है 192.168.42.134। अब क्या टाइप करो, 192.168.42.134। सही टाइप किया हो ना, 42.134। और ये प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल करेगा, एक्चुअल में FTP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। लेकिन FTP प्रोटोकॉल एक वर्नेबल प्रोटोकॉल है, बड़ी आसानी से हैक हो जाती है, इंक्रिप्शन नहीं होता है, इसीलिए क्या करता है ये SFTP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है। फाइलें ट्रांसफर करना है, और फाइलें ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सी इस्तेमाल होती है, FTP प्रोटोकॉल, ठीक। और भी होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट लोग ज्यादातर क्या करते हैं, FTP प्रोटोकॉल। और आज के टाइम पे कंपनी बिल्कुल भी FTP प्रोटोकॉल नहीं चलाती हो, क्या चलाती है, SFTP प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बोला यूजर नेम पासवर्ड दो। अब ये यूजर नेम पासवर्ड किसका है बताओ, इस ये वाला यूजर नेम पासवर्ड है या फिर ये वाला यूजर नेम पासवर्ड है। देखता हूँ आप लोग गैस कर लेते हो। सर लिनक्स वाला है, उबंटू वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वेब एक्सेस करने के लिए अलग पासवर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक, रूट, ठीक है। और पासवर्ड क्या था, pnet, ये चेंज कर दिया था हमने। रूट का पासवर्ड रूट ही कर दिया होगा ना, आई थिंक। रूट था सर। हाँ, रूट का पासवर्ड रूट ही कर दिया था, ठीक है। ओके, तो लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन हो जाएगी, ठीक। यस एक बार कर दो, लॉगिन हो जाएगा, ठीक, लॉगिन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो विंडो आ रहे हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, ध्यान से देखना, दो विंडो आ रहे हैं यहाँ पर। ये जो विंडो है आपका, ये वाला विंडो, ठीक है, ये आपका विंडो 10 है, और ये क्या आपका लिनक्स है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ से फाइल इसके अंदर ट्रांसफर करोगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट करोगे या ड्रैग ड्रॉप करना, जो भी करना आप कर सकते हो, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम काम किस में कर रहे हैं, सी ड्राइव के अंदर, यूजर नाम के फोल्डर, यूजर नाम फोल्डर के अंदर अनिल सक्सेना नाम के फोल्डर पर, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जहाँ पर भी राउटर वगैरह की इमेज दे रखी है, ठीक है, वो वाला फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा, ठीक। तो आपको पता है कि मैंने सी ड्राइव में तो वो फोल्डर रखा ही नहीं है, तो मैंने डी ड्राइव में रखा था, और सी पे एक बार क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक बार और क्लिक करो, तो ये बोला किस वाले में जाना चाहते हो आप, ब्राउज करूंगा, ठीक। अब मैं बता दूंगा यार सॉफ्टवेयर डी ड्राइव के अंदर जाना चाहता हूँ, ओके कर दो। थोड़ा सा देखो, हाँ ओके, थोड़ा सा लैग हो गया कंप्यूटर, कोई नहीं, ठीक है। डी ड्राइव में आ गए, ठीक। तो अब मैं देख लेता हूँ मैंने वो इमेजेस कहाँ पर रख रखी है, ओके। इसको राउटर iOS, एक बार मैं देख लेता हूँ। नहीं तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं पेन ड्राइव में भी रखा हूँ, पेन ड्राइव को लगा लेता हूँ सिस्टम में। डिवाइसेस इमेजेस, ठीक है। तो मैंने देखो अलग अलग इमेज रख रखी है, जैसे राउटर की कुछ इमेज रखी है,
ठीक है। तो राउटर की इमेज को, ठीक है, डिनिम्स बोलते हैं। डिनिम्स के बारे में बताऊंगा आपको और अच्छे से। ये राउटर की इमेज है, ठीक है। देखो ये राउटर की इमेज, अगर आपने कभी रियल राउटर की इमेज कभी चेक की हो, ठीक, तो एडवेंटरप्राइज के करके इमेज होती है उसकी, ठीक है। स्विच की इमेज, तो देखो मैंने यहाँ पर स्विच की भी इमेज रख रखी है। ये सारी स्विच की इमेज है। इसमें लेयर 2 भी इमेज है, लेयर 3 भी इमेज है। मतलब लेयर 2 भी स्विच आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेयर 3 भी कर सकते हो, ठीक है। और ये अमूमन आपको मिलती नहीं नेट पे इतने आसानी से। मतलब मिलेगी, वो कौन सी काम करती है कौन सी नहीं काम करती कोई गारंटी नहीं है, आसानी से मिलता नहीं है सब, ठीक है। फायरवॉल की भी मुझे रखी है। देखो अलग अलग फायरवॉल रखे, ऐसे फायरवॉल के इतने सारे रख रखे हैं। पालो अल्टो फायरवॉल के इतने रख रखे हैं। फायर पावर है, ठीक है। फोर्टीनेट है, ठीक। अभी क्या कंप्रेस, इसको डीकंप्रेस करना पड़ेगा और पहले से डीकंप्रेस कर रखा है। समझ में आ रहा है सबको? कोई नहीं, टेंशन की बात नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आराम से 3-4 बार देखोगे, मस्त समझ में आ जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिकल करोगे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सर ये इमेजेस आप दोगे ना? हाँ बिल्कुल देंगे सब। क्या कर लूंगा अपने पास रख के, गले में लटका लूंगा क्या? माला बना लूंगा सबकी। ओके, ठीक है। तो देखो अब अगेन उस वाले सॉफ्टवेयर में जाते हैं। हमको फाइलें ट्रांसफर करनी है, तो मैं किस में जाऊंगा? डी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ब्राउज करता हूँ, ठीक। आपकी बार तुम्हें पता है कि मैंने पेन ड्राइव में रखा है ना, तो पेन ड्राइव को चूज करना पड़ेगा। तो ये मेरी पेन ड्राइव है, एफ ड्राइव। एक सेकंड रुक जाओ। मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ सीधे सीधे। बस अभी तो 1-2 ही इमेज दिखानी है, तो मैं राउटर और स्विच की इमेज कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, उसको पेस्ट कहाँ कर लेता हूँ? यहाँ पर जाके यहीं पेस्ट कर ले रहा हूँ। साइज साइज काफी ज्यादा है सर इसका। बहुत ज़्यादा नहीं है, राउटर स्विच का इमेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फायरवॉल वगैरह बहुत ज़्यादा साइज लेती है। मतलब ज़्यादा जो बड़ी साइज़ की फाइलें वो क्या है, विंडोज़ सर्वर, ठीक है, और तुम्हारा लिनक्स विनेक्स और फायरवॉल, ये सब बहुत बड़ी बड़ी साइज का मतलब होती हैं। राउटर और स्विच की इमेज बस 20 MB 30 MB, बस इतने नॉर्मली इतनी छोटी छोटी इमेज होती है, बहुत बड़ी इमेज नहीं होती है। 255 MB में देखो कई सारे राउटर कई सारे स्विच की भी इमेज चली गई। अभी थोड़ा सा स्लो क्यों कॉपी हो रहा है? क्योंकि आपकी वर्चुअल मशीन वगैरह सब चल रही है ना। वर्चुअल मशीन भी चल रही है, प्रैक्टिकल भी हो रहा है, साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इंटरनेट भी चल रहा है, कॉपी पेस्ट भी मार रहे हो।